गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है हेरिडिटी एंड वेरिएशन, वंशागति और विभिन्नताएं। इस चैप्टर में हम इसी टॉपिक पर आज अच्छे से विस्तार से बात करेंगे। वंशागति और विभिन्नताएं क्या होती हैं, कौन से ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जिन्हें हम वंशागत या आनुवंशिक लक्षण कहते हैं, वंशागति क्या होती है और वंशागत या आनुवंशिक लक्षण क्या होते हैं। आइए सिंपल तरीके से समझते हैं। वे लक्षण जो हमें हमारे माता पिता से प्राप्त होते हैं आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं, या यूं कह सकते हैं वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होते हैं, स्थानांतरित होते रहते हैं, उन्हें हम आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। ये हमें हमारे माता पिता से या एंसेस्टर्स से, पूर्वजों से विरासत में प्राप्त होते हैं और पूरे वंश क्रम में पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। जैसे बोर्ड पर हमने लिख दिया है, शेप ऑफ हेयर एंड नोज, हमारे बालों का आकार कैसा है। कुछ के बाल आपने देखा होगा मनुष्यों में, किसी के बाल घुंघराले होते हैं, किसी के स्ट्रेट सीधे होते हैं। शेप ऑफ नोज भी, नाक की भाई हमने भी चर्चा की, कुछ की जो नोज होती है वो चपटी होती है, स्ट्रेट होती है, ऊंची होती है, अलग अलग टाइप की बनावट होती है और परिवार में किसी न किसी व्यक्ति से मैच करती रहती है, समानता प्रदर्शित करती है। कलर ऑफ हेयर, बालों का कलर ब्राउन है, ब्लैक है, जैसा भी है। आईज का कलर हो गया, हमारी बॉडी स्किन का कलर हो गया है। हाइट ऑफ बॉडी और कुछ व्यावहारिक गुण भी इसी में आते हैं और कुछ बीमारियां जो हमें वंश क्रम में मिलती रहती हैं, जैसे डायबिटीज हो गई या हीमोफीलिया है या वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस। तो ये सारे कैरेक्टर्स जो हमें हम अपनी बैक पीढ़ी से मिलते रहते हैं, उन्हें हम आनुवंशिक लक्षण या हेरिडिटरी कैरेक्टर या ट्रेट भी कहते हैं। कैरेक्टर को एक लक्षण, इसके एक और इंग्लिश वर्ड है ट्रेट। ट्रेट इज इक्वल टू कैरेक्टर। ओके, अच्छे से समझ में आ गया होगा आनुवंशिक लक्षण क्या होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, तो हमारा टॉपिक है हेरिडिटी एंड वेरिएशन। तो हेरिडिटी क्या है, व्हाट इज हेरिडिटी? द प्रोसेस बाय विच हेरिडिटरी कैरेक्टर्स, जो अभी हमने ऊपर समझे हुए हैं, वह प्रक्रिया। हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। तो जिस प्रक्रिया के थ्रू ये आनुवंशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत हो जाते हैं, उस प्रक्रिया को हम हेरिडिटी या आनुवंशिकता या वंशागति कहते हैं। प्रोसेस बाय विच hereditary character or traits are transferred from one generation to other is called heredity. इसे हम inheritance भी कहते हैं। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का जो फ्यूजन होता है, तो उस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के दौरान क्रोमोसोम्स का जो क्रॉसिंग ओवर, जो विनिमय होता है, उसी प्रोसेस के थ्रू जो कैरेक्टर्स है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते रहते हैं। इस हेरिडिटी के बारे में अभी तक 1900 तक बहुत अधिक नॉलेज नहीं था। वैसे तो इन लक्षणों का नॉलेज तो अरिस्टोटल, अरस्तु या पाइथागोरस के समय से 387 या पाइथागोरस 500 BC पूर्व
तक इन लक्षणों के बारे में नॉलेज था, लेकिन ये लक्षण एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैसे जाते हैं, हेरिडिटी क्या होती है, इसकी प्रोसेस क्या होती है, प्रक्रिया क्या है, इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं था। इसका पता 19वीं शताब्दी के लास्ट में ग्रेगर जॉन मेंडल, जो कि ऑस्ट्रिया देश के एक ब्रून सिटी में 1822 में जन्मे थे, इन्होंने अपने पी प्लांट पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने के पश्चात कुछ कंक्लूजन्स दिए और 1901 में दूसरे वैज्ञानिकों ने उन्हें नियमों का रूप दे करके इस समस्या का समाधान किया। व्हाट इज वेरिएशंस, विभिन्नताएं किसमें क्या होती हैं? प्रत्येक जीव में कुछ ना कुछ विभिन्नताएं होती हैं। हर एक स्पीशीज का प्रत्येक सदस्य एक दूसरे से बहुत भिन्न होता है। यहां तक कि एक ही माता पिता की दो संतानें सिर्फ आइडेंटिकल ट्विंस को छोड़कर किसी भी प्रकार से समरूप एक जैसी नहीं होती। यही भिन्नताएं जो जातियों के विभिन्न सदस्यों में पाई जाती हैं, जो उनकी इंडिविजुअलिटी का मुख्य आधार होती हैं, इन्हीं भिन्नताओं को हम वेरिएशन या विभिन्नताएं कहते हैं। विभिन्नताओं के कारण ही हम हैं, आप हैं, ये हैं। इन हेरिडिटी और वेरिएशंस में क्या संबंध होता है? किस तरह से आनुवंशिक लक्षण एक जनरेशन में दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं और उसको अपने ही जाति के सदस्य से बहुत पीछे जो बहुत पुराना एंसेस्टर है उससे बहुत डिफर कर देती हैं। यही आनुवंशिक लक्षण, और एक इस प्रकार से वेरिएशंस आती रहती है और एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के पश्चात वही जीव उसी जाति का सदस्य अपनी ही जाति के अन्य सदस्यों से भिन्न हो जाता है और एक नई जाति के रूप में सामने उभर कर आता है। तो ये रोल अदा करता है विभिन्नताएं या वेरिएशंस। जेनेटिक्स, व्हाट इज जेनेटिक्स? जेनेटिकी या आनुवंशिकी क्या है? आनुवंशिकी या जेनेटिक्स शब्द का सबसे पहले प्रतिपादन, या यूं कह सकते हैं सबसे पहला इस शब्द का जो प्रयोग किया गया था वो डब्ल्यू बैटसन ने 1905 में 1905 में किया था। ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, द टर्म जेनेटिक्स वाज फर्स्ट यूज्ड बाय व्हिच साइंटिस्ट? किस वैज्ञानिक के द्वारा जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार किया गया, या किस वैज्ञानिक ने जेनेटिक्स शब्द सबसे पहले दिया? तो वो थे डब्ल्यू बैटसन, जो 1905 में इस जेनेटिक शब्द का सबसे पहला प्रयोग किया था। क्या होता है जेनेटिक्स? अभी तक जो भी हमने पढ़ा, हेरिडिटरी कैरेक्टर्स, हेरिडिटी या इनहेरिटेंस, वेरिएशंस, इन सभी को हम इसी ब्रांच में स्टडी करते हैं। तो जेनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with the study of hereditary characters and its relation to the variation। जेनेटिकी एक जीव विज्ञान की ऐसी शाखा होती है जिसमें आनुवंशिक लक्षणों, आनुवंशिकी और इसका विभिन्नताओं से क्या संबंध रहता है, जिस अध्ययन इसमें इन सभी चीजों का अध्ययन किया जाता है। जेनेटिक्स पर ग्रेगर जॉन मेंडल ने, आनुवंशिकी पर या जननिकी पर ग्रेगर जॉन मेंडल ने अभूतपूर्व कार्य किया और इस कार्य के कारण इन्हें आनुवंशिकी का फादर कहा जाता है, आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है, या आधुनिक आनुवंशिकी का जनक भी ग्रेगर जॉन मेंडल को ही जाना जाता है। लेकिन इन्हें इतनी बड़ी जो उपाधि है वो कैसे दी गई? तो हम बात करते हैं
फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। ग्रेगर्स और मेंडल तो वैसे एक आगस्टिनियन पादरी थे जो ऑस्ट्रिया देश के ब्रून सिटी में 1822 में जन्मे थे। ये मैथ्स के टीचर रहे। प्रकृति से भी इन्हें बहुत प्रेम था। ये गार्डनिंग करते थे, अपने घर के आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे लगाया करते थे। उसी दौरान इनके मन में ख्याल आया कि ये जो कैरेक्टर्स होते हैं एक पौधे से दूसरे पौधे में, ये किस तरह से ट्रांसफर होते हैं। तो इन्होंने मटर के पौधे पर लगभग 8 वर्षों तक बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। 1856 से लेकर के 1864 तक बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने के पश्चात 1865 में इन्होंने उन एक्सपेरिमेंट्स से कुछ निष्कर्ष प्राप्त किए और उन निष्कर्षों को 1866 में ब्रून सिटी में एक पत्रिका, एक जर्नल पब्लिश हुआ करती थी, एनुअल जर्नल। उसमें इन्होंने अपने उन निष्कर्षों को, कंक्लूजन को 1866 में पब्लिश करा दिया और उस पत्रिका का नाम था नेचुरल हिस्ट्री, एनुअल प्रोसीडिंग्स ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून। एनुअल प्रोसीडिंग्स ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून। 1866 में अपने निष्कर्षों को पब्लिश कराने के बाद अनलकली 1884 में ग्रेगर और मेंडल की मृत्यु हो जाती है और इनके इस अभूतपूर्व कार्य पर किसी भी साइंटिस्ट का इतना ध्यान नहीं गया जितना इन्हें उस खोज का, उन निष्कर्षों का श्रेय मिलना चाहिए था। 20वीं सेंचुरी के स्टार्टिंग में 1901 में या अलग अलग कंट्रीज के 3 साइंटिस्टों ने मेंडल जैसे ही एक्सपेरिमेंट्स करने आरंभ किए और सेम रिजल्ट्स प्राप्त किए। ह्यूगो डी व्रीज हॉलैंड के, एरिक वॉन शेरमैक और कार्ल कॉरेंस, इन 3 साइंटिस्टों ने सेम रिजल्ट्स प्राप्त किए जो मेंडल आज 16 वर्ष पहले या अपनी मृत्यु से पहले 1866 में पब्लिश करा गए थे। 1901 से लेकर के 34 वर्ष पहले 1866 में पब्लिश करा गए थे। उन रिजल्ट्स को ह्यूगो डी व्रीज, एरिक वॉन शेरमैक और लिख देते हैं ह्यूगो डी व्रीज, एरिक वॉन शेरमैक और कार्ल कॉरेंस, इन 3 वैज्ञानिकों ने वही रिजल्ट्स प्राप्त किए जो मेंडल बहुत पहले ये काम कर चुके थे। इसलिए इन्हीं वैज्ञानिकों ने मेंडल को, ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स की उपाधि दे दी इनके सम्मान में। तब से मेंडल को, ग्रेगर जॉन मेंडल को फाउंडर ऑफ जेनेटिक्स या फाउंडर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स वो कहा जाता है। इसके बाद मेंडल की सफलता के क्या कारण थे, या मेंडल ने मटर के पौधे को क्यों चूज किया? वाई मेंडल सेलेक्ट पी प्लांट एज हिज एक्सपेरिमेंट मटेरियल। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा जाया करता है। चर्चा करते हैं इसके पहले बिंदु की ओर। मटर
के सिलेक्शन की ओर मेंडल का जो ध्यान था, मटर के पौधे ने एक्सपेरिमेंट मटेरियल बनने के लिए मेंडल का ध्यान आकर्षित किया, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स थे, जैसे पी प्लांट इज अ एनुअल हर्ब, मटर का पौधा एक वर्षीय प्लांट है, शाक है, हर्ब है। इसकी लाइफ साइकिल 2 से 3 महीने में पूरी हो जाती है। तो हमें एक्सपेरिमेंट करने का जो रिपीटिंग टाइम होता है वो जल्दी जल्दी मिल जाता है। इसकी जनरेशन, एक पीढ़ी जल्दी समाप्त हो जाती है, तो रिजल्ट जो होते हैं वो अगली जनरेशन पर अप्लाई करने के लिए समय जल्दी मिल जाता है। पहला कारण तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट, पी प्लांट को हम आसानी से अपने घर के गार्डन में कम जगह में ही आसानी से उगा सकते हैं। कोई बहुत बड़ी इसके लिए जगह की आवश्यकता नहीं पड़ती है। थर्ड, प्लांट स्मॉल होता है, बहुत बड़ा नहीं होता है, हर्ब होता है, इसलिए इसका रख रखाव, इसकी हैंडलिंग, इसकी केयरिंग बहुत इजी होती है। और पॉइंट, पी प्लांट एक ऐसा प्लांट है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ लेग्यूम्स आती हैं, बहुत फलियां आती हैं, और फलियों के अंदर नंबर ऑफ सीड्स भी बहुत ज्यादा होती है, तो रिजल्ट्स प्राप्त करने में आसानी मिल जाती है। अगला, मटर के प्लांट्स में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स के पुष्प की संरचना इस प्रकार होती है कि इसमें प्राकृतिक रूप से केवल और केवल स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन ही हो सकता है, पर परागण की संभावना नहीं होती। इसलिए पौधे के जो कैरेक्टर्स होते हैं वो प्योर बने रहते हैं, शुद्धता बनी रहती है, वेरिएशंस नहीं आने पाती। क्यों? क्योंकि इसमें क्रॉस पॉलिनेशन प्राकृतिक रूप से नहीं होता है। प्राकृतिक रूप से केवल और केवल सेल्फ पॉलिनेशन, स्वपरागण ही संभव